Unacademy. Let's crack it. चलिए यहाँ हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाग के बारे में। तो इसके कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम, उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जो विभाग है दक्कन ट्रैप का भाग है। तो यहाँ हमारे सामने देखिए जो कुछ मध्य प्रदेश के प्राकृतिक जो प्रभाग है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमने देखे थे 7 प्रकार हमने देखे थे मध्य प्रदेश में, जिसमें हम देख सकते हैं बुंदेलखंड का पठार है, पूर्वी पठार है, विंध्याचल श्रेणी है, मालवा पठार, ये सभी मध्य प्रदेश के भाग है। परंतु यहाँ बोला जा रहा है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप हम देख सकते हैं भारत के अंतर्गत जो है मालवा पठार जो है वो दक्कन ट्रैप का भाग यहाँ पे माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा ये है, और इसकी उत्पत्ति जो है क्रिटेशियस कल्प में हुई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो सबसे ऊंची चोटी आपको पता होगी, ये जो है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो है, ये देखिए मतलब मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है महादेव श्रेणी पर स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सौंसर, सकोली व चिल्पी श्रेणी किस चट्टानी क्रम से संबंधित यहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये जो है धारवाड़ क्रम से संबंधित है। और ये यहाँ पे देखें तो ये जो चट्टानें हैं कहाँ पे, बालाघाट व छिंदवाड़ा जिलों में यहाँ पे देखने को मिलती है, मतलब इस दोनों जिलों में ये विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उप भाग यहाँ पे माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखने मिलेगा विंध्याचल के उप विभाग के रूप में इनको जाना जाता है। और यहाँ पे इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वो हमको 881 मीटर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा राजपीपला, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, राजमहल, ये सभी जो है पर्वत श्रृंखला किस उपविभाग के अंतर्गत आती हैं। तो ये सभी जो है सतपुड़ा के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। और नर्मदा, सोन तथा दक्कन के पठार के बीच में जल विभाजक है। और राजपीपला, महादेव जो है ये सभी किसके उपविभाग है, सतपुड़ा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्रदेश का उपविभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है पूर्वी विभाग। पूर्वी मतलब होता है, देखिए हम अगर बात करें मध्य प्रदेश की इस प्रकार हम अगर मध्य प्रदेश बनाएं तो पूर्वी मतलब इधर हम देख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये उपविभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है यहाँ पे देखिए ये वाला तो उत्तर पूर्व हो गया, परंतु यहाँ पूर्वी बोला जा रहा है। तो सतपुड़ा इधर है, सतपुड़ा, परंतु यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बघेलखंड। तो इसका राइट आंसर आपको बघेलखंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली एवं जो विंध्य श्रृंखलाएं है उसके मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली फिर से हम मध्य प्रदेश का मैप बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये रफली आप ऐसे बना दिया करो, अरावली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद विंध्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इन दोनों के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो इन दोनों के मध्य आपको पता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मालवा का पठार देखने को मिलेगा। तो ये राइट आंसर क्या है, इसका आ है, राइट आंसर आ है, मालवा का पठार। तो यहाँ देखिए अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में ये जो राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, ये दोनों जो श्रृंखला है, और इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट, गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक किसका भाग माना जाता है। ठीक है, गंगा और महानदी के बीच जो जल विभाजक है वो किसका भाग माना जाता है, ये बघेलखंड का। अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे फिर से हम मैप बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम मैप इसको बना लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए जो हम देखें नीचे, मतलब नीचे आपको देखने को मिलेगा क्या, नीचे आपको देखने को मिलेगा महानदी। इधर वाला क्षेत्र आपको महानदी देखने को मिलता है और इधर वाला क्षेत्र गंगा देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में आपको पता होगा कौन सा पठार है, दोनों के बीच में यहाँ पे आपको बघेलखंड का पठार देखने को मिलता है, और ये जल विभाजक का काम करता है गंगा और महानदी के बीच में। चलिए यहाँ नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हमको देखने मिलता है आद्य महाकल्प के रूप में ये हमको देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में बुंदेलखंड में गुलाबी ग्रेनाइट के रूप में ये चट्टानें यहाँ पे मिलती है आद्य महाकल्प की। फिर नेक्स्ट है, ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के जो पत्थर है उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सी, यहाँ पे देखें
ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग होता है? तो यहाँ देखिए इसका जो आंसर है पुराना समूह। पुराना समूह होता क्या है? तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए ग्वालियर है, दिल्ली है, आगरा है, ऐतिहासिक इमारतें इन्हीं चट्टानों मतलब इन्हीं समूह के चट्टानों से निर्मित है। और इसका एक भाग जो है कुड़प्पा समूह जो छत्तीसगढ़ में है, तथा दूसरा जो है बिंद समूह की उत्तरी मतलब चट्टानें उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो नर्मदा सोन घाटी मतलब नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसका जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, नर्मदा सोन की अगर बात करें, नर्मदा सोन कहाँ पे है? जैसे हम मध्य प्रदेश का नक्शा यहाँ पे बनाएं, ठीक है, ये नक्शा हमने बनाए तो यहाँ आप देखिए नर्मदा सोन, ठीक है, तो नर्मदा ये हम देख सकते हैं, ठीक है, सोन नदी हम इधर देख सकते हैं। तो नर्मदा सोन और अरावली, ठीक है, नर्मदा सोन और अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुजाकार के रूप में ऊपर की तरफ दिखता है, तो इसको बोला जाता है मध्य उच्च प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके 5 भाग है। 5 भाग कौन कौन से? एक तो मालवा का पठार इसके अंतर्गत आता है, मध्य भारत का पठार इसके अंतर्गत आता है, रीवा पन्ना का पठार इसके अंतर्गत आता है, नर्मदा सोन घाटी और बुंदेलखंड का पठार इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, कैमूर श्रेणियाँ जो है दो मतलब किन दो प्रमुख नदियों के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है? तो यमुना और सोन नदी। तो कैमूर की जो श्रृंखला है वो आपको देखिए फिर से मैं आपको एक मैप बनाता हूँ। ठीक है, कैमूर की श्रृंखला इधर है, ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको सोन नदी देखने को मिलेगी यहाँ पे, उसके बाद आप देखिए ऊपर तो यमुना नदी। तो यहाँ पे आपको कैमूर जो है यहाँ पे ये क्या देखने मिलेगी? कैमूर श्रेणियाँ दो प्रमुख नदी कौन कौन सी? यमुना तथा सोन के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आप देखिए यहाँ पे मालवा जो है किन दो प्रमुख यानी कि मालवा जो है किन दो प्रमुख नदियों के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा और यमुना। तो अगर मैप आपको देखिए मैप बनाना आप जो है अपनी आदत में ले आइए। तो जैसे अगर बात करें हम किसकी? नर्मदा की। नर्मदा यहाँ से निकली इधर गई है और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे हमको चंबल देखने को मतलब चंबल देखने को मिलती है। तो देखिए नर्मदा सॉरी यहाँ तो चंबल देखने को मिलती है और ऊपर आपको यमुना देखने को मिलती है। मतलब यहाँ से अगर चलें तो यहाँ से यमुना देखने को मिलती है। ये हो गई कौन सी? नर्मदा, और ये हो गई यमुना, और बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? मालवा का पठार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मालवा का पठार जो है नर्मदा और यमुना के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं, और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है? इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी जो आपका गोल सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे, और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी ऑप्शन संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी, और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स। सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान के समूह में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है धारवाड़ क्रम है। ठीक है, और ये आपको बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लमीरा हिल्स कहाँ पे है? लमीरा हिल्स ये आपको राइट आंसर देखने मिलेगा कहाँ पे? इसका राइट आंसर है जबलपुर में। और रायसेन में भीमबेटका देखने मिलती है, विदिशा में बुदयगिरी, इंदौर में काकरेबर्डी, धार में मांडू हिल्स, और लमीरा जो है जबलपुर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो यहाँ देखिए हमारा जो मध्य प्रदेश है वो अन्य जो अदर जो 5 राज्य है मतलब 5 अलग अलग स्टेट से यहाँ पे छूता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको क्या देखने मिलेगा?
गुजरात देखने को मिलेगा, यहाँ आपको राजस्थान देखने मिलेगा, यहाँ कहीं से आपको यूपी यानी उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, फिर आप यहाँ कहीं से देखोगे तो आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। तो इससे जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश से 14 जिले छूते हैं, यहाँ से 10 जिले, ठीक है। अब यहाँ 14 जिले जरूर है परंतु क्षेत्र लंबाई के हिसाब से ये कम है और ज़्यादा लंबाई के हिसाब से ये है, और यहाँ पे 10 जिले छूते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा सा होगा। राजस्थान की सीमा से यहाँ पे कितने जिले छूते हैं, चलो इसमें हम देख भी लेते हैं यहाँ पे। चलो मैं गिनकर बताता हूँ। देखिए गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में ओनली 2 जिले यहाँ पे छूते हैं, ठीक है। नीचे आप देखें तो 9 जिले, यहाँ 6 जिले की अगर बात करें, यहाँ पे आपको 14 जिले देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको 10 जिले देखने को मिलेंगे। अब ऐसे ज़िले भी है जो मतलब 2 राज्यों की सीमा को छूते हैं, जैसे अलीराजपुर है गुजरात और महाराष्ट्र की, ठीक है। झाबुआ है राजस्थान और गुजरात की। उसके बाद अगर देखें तो मुरैना है, मुरैना राजस्थान और उत्तर प्रदेश की। बीच में आपको शिवपुरी भी ऐसा जिला देखने को मिलेगा जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश को छूता है। फिर आप देखिए सिंगरौली आपको देखने को मिलेगा, जो कि सिंगरौली और सीधी दोनों ये जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को छूता है। बालाघाट एक ऐसा जिला है जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों को छूता है। तो ये आप याद रखिए। याद कौन कौन से, जैसे मुरैना है, शिवपुरी है, 2 हो गए, फिर उसके बाद झाबुआ है 3, अलीराजपुर 4, उसके बाद बालाघाट 5 हो गए, 6 हो गए और 7, ठीक है। 7 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों की सीमा को छूते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए वर्तमान में जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में 52 है और 10 जिलों की सीमा जो है मतलब यहाँ पर राजस्थान को छूती है। और ये जिले हम देख सकते हैं कौन कौन से, देखिए झाबुआ, रतलाम, यहाँ आप मैप में भी डिफाइन कर सकते हैं इनको। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित जिलों जो है मतलब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ देखिए निम्नलिखित जिले जो है इसमें युग्मों में उनको छांटिए जिनकी सीमा 1 से अधिक राज्यों को छूती है, ठीक है। 1 से अधिक राज्यों को छूने वाली जो सीमा है तो हम देख सकते हैं, देखिए बालाघाट और झाबुआ भी छूते हैं, शिवपुरी और अलीराजपुर भी यहाँ छूते हैं और बालाघाट मुरैना भी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, द होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, द। तो सभी जिले हमने जैसे अभी देखे थे, यहाँ मैंने बताया था आपको, देखिए ये 2 हो गए, उसके बाद ये 3, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 है, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं। देखिए सभी यहाँ पे कौन कौन से राज्य को छूते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैप आप डिफाइन करके रखिए। मैप को आपको बार बार बनाकर देखना है, रफ बनाकर देख लीजिए तो आपको जो है दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगी सारी चीज़ें। फिर देखिए सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर जो है विचार करना है तो सही विकल्प को चुनना है। तो सीधी जैसे मैप की अगर बात करें तो मैप यहाँ मैं बना देता हूँ, रफली मैप यह बना देता हूँ फिर से। सीधी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे। झाबुआ कहाँ देखने को मिलेगा, इधर। तो दोनों के बीच में मैंने बताया था कितने कुछ डिग्री देशांतर या मतलब जो है कुछ देशांतर का यहाँ पे अंतर होता है। तो उन अंतर की अगर बात करें तो उनको कैलकुलेट करके हम देखेंगे तो कितने घंटे का यहाँ पे क्या होता है अंतर। तो यहाँ अगर सूर्य निकल जाएगा कितने बजे, 6 बजे, तो यहाँ पे कितने बजे निकलेगा, यहाँ आधा घंटे बाद। तो देखिए आधा घंटे किस में आ रहा है, 1 घंटे वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, ये भी 1 घंटे वाला कैंसिल हो गया। सीधी में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा, बिल्कुल सही। और ये झाबुआ में सूर्योदय आधा घंटे पहले, बिल्कुल गलत, क्योंकि सूर्य इधर से निकलेगा, पूर्व से, ना कि पश्चिम से निकलेगा। तो यहाँ तक पहुँचने में उसको कितने मिनट लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे। तो राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। और यहाँ देखिए 82 डिग्री जो देशांतर इलाहाबाद से यहाँ निश्चित की गई है और ये आधा घंटे मतलब जो है समय लगता है। फिर नीचे जो है विदर्भ क्षेत्र जो कि अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र का भाग है। पहले किस राज्य का भाग था, तो ये किस में शामिल था, मध्य प्रदेश में शामिल था। तो देखिए ये जो पूरा भाग है, जैसे मैं यहाँ बताऊँ आपको, तो ये जो पूरा भाग है जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी देखें, ये पूरा मध्य प्रदेश कहलाता है, परंतु विभाजन होने के पश्चात धीरे धीरे वो है अलग भागों में यहाँ पे बढ़ गया है। तो विदर्भ क्षेत्र वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य का पूर्वी क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा था। वास्तव में विदर्भ का पूर्व नाम जो है बरार था, जो कि मध्य प्रदेश में शामिल सन 1956 के पूर्व छत्तीसगढ़। और वर्तमान जो महाकौशल है जो कि हम देखें जबलपुर के क्षेत्र के अंतर्गत CPN बरार मराठी में विदर्भ के हिस्से थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से मध्य प्रदेश कहा जाता था। पार्ट ए स्टेट का भाग था, लेकिन 1953 के फजल अली जो आयोग है कमीशन, उसकी सिफारिश के बाद राज्य पुनर्गठन के दौरान विदर्भ को महाराष्ट्र में मिला लिया गया। वर्तमान में विदर्भ महाराष्ट्र का एक उपक्षेत्र है जिसके अंतर्गत नागपुर तथा अमरावती डिवीजन आते हैं और यह महाराष्ट्र के कुल क्षेत्रफल का 31.6% यहाँ पे घेरता है। राज्य की कुल आबादी 21.3% हिस्से में यहाँ समाये हुए है और लंबे समय से इसे पृथक राज्य बनाए जाने की मांग भी की जा रही है विदर्भ क्षेत्र को। तो आपको लोकेशन याद रखना, महाराष्ट्र के अंतर्गत ये शामिल है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी का मतलब होता है, जैसे हम अगर ये मैप बनाए यहाँ पे, ठीक है, मैप यहाँ पे बनाए तो दक्षिण मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है यहाँ पे।
चलिए यहाँ पे देखें हम इस विशेषकर रूप से यहाँ मंडला शामिल होते हैं, जबलपुर शामिल होती है, क्षेत्र यहाँ पे होते हैं। गोंड वंश का शासन था यहाँ पे, ठीक है, गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। गोंड वंश के प्रमुख शासक संग्राम सिंह आप देख सकते हैं, ठीक है, दुर्गावती, शंकर शाह, ये सभी थे। 1480 में संग्राम शाह के गोंड शासक बनने के समय गोंड वंश का जो प्रभुत्व है जबलपुर तथा मंडला के आसपास क्षेत्रों तक ही सीमित था। चलिए आगे देखते हैं, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन, तो इसके लिए जो होता है गली अपर्दन देखने को मिलता है। तो चंबल नदी कहाँ पे है? चंबल नदी मध्य प्रदेश के जो है ऊपर से, यानी कि निकली तो मध्य प्रदेश से, परंतु 2 बार मध्य प्रदेश में ये गुजरती है। आप लोकेशन याद रखिए, हम नदी वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ेंगे। राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, इसमें 30 लाख एकड़ में जरोड़ मिट्टी विस्तृत है, ठीक है। और इस क्षेत्र में चंबल नदी ने गहरी गली यानी कि जो नाली है उसका निर्माण कर उसे उत्खात भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया है। अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला, तो अरावली कहाँ पे है? अरावली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी राजस्थान और जो मध्य प्रदेश वाले भाग में, और विंध्य पर्वत श्रृंखला ये देखने को मिलेगी। तो अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो ये फिर से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये होगा मालवा का पठार। देखिए मालवा का पठार आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और बाकी की लोकेशन भी आप ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ आपको मैप के बारे में। मैप आपको बार बार बना कर देखना और इनको इंडिकेट करते हुए चलना है, तो आप सारे क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 2008 में भी आया था। बहुत सारे क्वेश्चन जो पहले पुराने वर्ष के भी है और कुछ मॉडल यहाँ पे प्रश्न भी है। चलिए यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो भूभाग है उसकी अगर बात करें तो किस क्षेत्र में आता है? सबसे बड़ा भूभाग की अगर बात करें तो ये मालवा का पठार है। सबसे ज़्यादा भाग जो है मालवा के पठार के द्वारा यहाँ पे कवर किया जाता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। और कितना यहाँ देखें तो मालवा का पठार जो है 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। भौगोलिक क्षेत्रफल इसका 28.62% है। जबकि नर्मदा घाटी 86,000 यहाँ पे देखने को मिलता है, कम इससे। सतपुड़ा में कल 34,000 देखने को मिलता है, ठीक है। और बघेलखंड का जो क्षेत्रफल है वो 21,577 देखने को मिलता है, ठीक है। अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहा है, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होता है। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं। और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है? इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी आपका गोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे, और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन को प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और अपना संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां पाई जाती है? तो ये नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा में। सतपुड़ा में आपको 1350 मीटर धूपगढ़ देखने को मिलेगा, उसके बाद महादेव श्रेणी देखने को मिलेगी। तो ये जो है हम देखने को चौरागढ़ जिसे बोलते हैं, तो ये दोनों चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ 1350 इसकी है, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत की जो लंबाई है 1120 किलोमीटर देखने को मिलती है, जो कि राजपीपला मतलब यहाँ शुरू से यहाँ कंप्लीट होकर मेकाल पर्वत तक यहाँ पे चलती है, ठीक है। उसके बाद नर्मदा घाटी जो है किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में यहाँ पे देखने को मिलती है? नर्मदा घाटी यानी कि हम यहाँ पे अगर बात करें, चलिए मैं मैप बना देता हूँ, ठीक है, ये हमने बनाए। और यहाँ पे नीचे आपको सतपुड़ा देखने को मिलती है और ऊपर आपको विंध्य पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। बीच में आपको नर्मदा घाटी देखने को मिलती है। तो ऊपर आपको विंध्य देखने को मिलती है और नीचे सतपुड़ा। तो यहाँ आप आंसर ढूंढिए जरा, विंध्य और यहाँ पे देखिए विंध्य और सतपुड़ा, यानी कि सा जो है हमारा सा यहाँ पे राइट आंसर है। सतपुड़ा और विंध्य, यानी कि नीचे सतपुड़ा है और ऊपर विंध्य है, दोनों के बीच में नर्मदा घाटी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये नर्मदा घाटी जो है 22 डिग्री जो है 22
डिग्री 30 मिनट यहाँ पे उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 30 मिनट 45 तक हमको देखने को मिलता है उत्तरी अक्षांश, और 74 डिग्री पूर्वी से 81 तक यहाँ पे इसका कंप्लीट रूप से विस्तार देखने को मिलता है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक में देखने को मिलता है, और नदी जो है मध्य प्रदेश की 15 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 1985 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का यहाँ पे गठन किया गया। नेक्स्ट जो है नर्मदा घाटी का जो उदाहरण है, नर्मदा घाटी किस चीज़ का उदाहरण है? भ्रंश घाटी का। अब भ्रंश घाटी से मतलब ये जो प्लेट है, ठीक है, प्लेट क्या हो गई है, जैसे मैंने ज्योग्राफी वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, तो प्लेट जो है एक दूसरे से अगर दूर जा रही तो नीचे वाली ज़मीन जो है क्या हो जाती है, नीचे धंस जाती है। नीचे धंस जाती तो वो क्या कहलाता है? भ्रंश कहलाता है। तो इसी का उदाहरण क्या है? नर्मदा घाटी। तो भ्रंश घाटी का उदाहरण इसको बोला जाता है। देखिए 12 नंबर का राइट आंसर है। तो देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व तथा पश्चिम भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की घाटियों के बीच का जो भाग है नर्मदा सोन नदी की घाटी के रूप में जाना जाता है। नर्मदा सोन की घाटी मध्य प्रदेश के मध्य जो है वो अधिकतम नीचा भाग है, और जिसकी ऊंचाई जो है 30 मीटर के आसपास देखने को मिलती है, और यह एक भ्रंश घाटी है। नर्मदा की जो घाटी है उसमें मुख्य रूप से दक्कन टाइप की चट्टानें पाई जाती है। तो नर्मदा आप नदी लोकेशन देखिए, लोकेशन आपको देखने मिलेगा, नर्मदा यहाँ से निकली अमरकंटक से, यहाँ से बहती हुई देखिए बहुत सारी परियोजनाएं जो है वो बाद में देखेंगे हम, ये यहाँ जाकर जो है गुजरात के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो आगे जाकर गुजरात से जाकर वो अरब सागर में विलीन हो जाती है। उसके बाद अन्य नदियाँ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का गठन जो है किसकी अनुशंसा पर किया गया था? तो मध्य प्रदेश का जो गठन है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अंतर्गत यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका गठन यहाँ पे किया गया था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। तो इसको हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और पुनर्गठन आयोग यहाँ पे बना था 1956 में, ठीक है। और यहाँ स्वतंत्रता के बाद के विकास की दृष्टि से राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी, जिसके चलते फजल अली आयोग बना था 1953 में, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का यहाँ पर गठन किया गया 1953 के अंतर्गत, और 1956 में इसका जो है गठन कर दिया गया था। इसके अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू थे, डॉक्टर के एम पणिक्कर थे, और आयोग की जो सिफारिश है 1 नवंबर 1956 को यहाँ पे पुराने मध्य प्रदेश के 17 हिंदी भाषी जिले मतलब जो मध्य भारत के मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को छोड़कर संपूर्ण मध्य भारत, पूर्वी विंध्य प्रदेश, महाकौशल के हिंदी भाषी जिले और राजस्थान के कोटा जिलों का सिरोंज जो कि विदेशा यहाँ पे देखने मिलता उपखंड मिलाकर नया मध्य प्रदेश बना, और इसकी राजधानी भोपाल बनाई गई, ठीक है। वर्तमान में भी भोपाल देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के मतलब जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के किस पठार यानी किस पठार को 2 भागों में बांटती है? तो चलिए यहाँ पे हम जो है फिर से रफली यहाँ मैप बना लेते हैं। यहाँ मैप तो हमने मतलब लाए नहीं है, तो यहाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं, मैप बना लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। ये देखिए ये मैप बन गया नॉर्मल, और यहाँ पे आपको मालवा का पठार देखने मिलता है, और यहीं से आप देखिए कर्क रेखा गुजरी है जो कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों को यहाँ पे मतलब जो है अपनी सीमा इससे टच करती है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपको मालवा का पठार देखने मिलेगा। तो यहाँ देखिए कर्क रेखा जो है 2 भागों में किसको बांटती है? मालवा के पठार को। तो मालवा का पठार जो है देखिए मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो कर्क रेखा है नर्मदा के समानांतर गुजरती है, यह प्रदेश के मालवा के पठार को 2 भागों में बांटती है, और 14 जिलों से होकर गुजरती है, जैसे कि उज्जैन है, रतलाम है, आगर मालवा है, राजगढ़ है, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर। ये टोटल मिलाकर 14 जिले हैं जो कि कर्क रेखा से अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं, और यह जो है मतलब कर्क रेखा बघेलखंड और रीवा पठार से भी यहाँ पे गुजरती है, किंतु उनके कुछ ही भाग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ज़्यादा जो है मालवा का पठार देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो ओनली यहाँ पे आंसर क्या हमारा? शिवपुरी, ठीक है। शिवपुरी यहाँ पे इसका राइट आंसर है, और ग्वालियर शहर से 113 किलोमीटर की दूरी पर ये नगर स्थित है। इस नगर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के झलक यहाँ देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं, और इस नगर में ग्वालियर के सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, और ये शिवपुरी में गर्मियों के दिनों में रहने के लिए आया करते थे। फिर कौन सा शहर जो है मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? वाणिज्यिक राजधानी एकमात्र इंदौर, ठीक है। इंडस्ट्रियल यानी कि छोटा मुंबई के रूप में भी इसको जाना जाता है। देखिए जो है मतलब सबसे बड़ा शहर है इंदौर मध्य प्रदेश का, और इसके साथ साथ वाणिज्यिक राजधानी भी है, इसको गौरव प्राप्त इसका। और इंदौर की ही एक प्रकार से सरकार को सर्वाधिक राजस्व अदा करता है। इसे मिनी मुंबई तथा अहिल्याबाई की नगरी के रूप में भी जाना जाता है, खेल की राजधानी भी इसको जाना जाता है। ये सारे नाम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ देखिए हम देख सकते हैं ग्वालियर का किला ऑलरेडी है, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ओंकारेश्वर भी खंडवा में। पर सोमनाथ मंदिर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा द हुआ। तो ये देखिए सभी स्थित है, और सोमनाथ का मंदिर आपको गुजरात के अंतर्गत, गुजरात राज्य जो कि मध्य प्रदेश से अपनी सीमा को शेयर करता है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा।
उसके बाद देखिए भोपाल बसा है। भोपाल कहाँ बसा है? भोपाल 5 पहाड़ियों में बसा है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब पीछे पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। तो ये देखिए भोपाल जो है 75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है राजधानी, और एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक सौंदर्य से भरपूर नगर है, झीलों का नगर, 5 खूबसूरत पहाड़ियों का पर बसा है, और विधिवत रूप से परमार राजा जो है भोज ने इसको बसाया था, ठीक है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। फिर मध्य प्रदेश जो है मुख्य रूप से क्या है? मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? एक मतलब पठार है। जैसे पठार को हम बोल सकते हैं, देखिए पर्वत या पहाड़ी ऐसे होते हैं, और पठार ऐसा होता है, ठीक है। मतलब जो ऊपर से मतलब नीचे से उठा रहता है परंतु ऊपर से सपाट रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी या अन्य किसी कारण से ये बन जाते हैं। तो हमारा मध्य प्रदेश कहाँ पे स्थित है? पठार में। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? पठार। जो दक्षिण का भाग है, मतलब जो पठार है इसका दक्षिण पठार का भाग है, वास्तव में यह उत्तर के मैदान और दक्षिण के पठार के बीच में एक अवरोधक भूभाग रहा है। इसके उत्तर में समतल उत्तरी विशाल मतलब जो है विशाल मैदान है, और उत्तर पश्चिमी में राजस्थान में फैला पश्चिमी जो मैदान स्थित है गुजरात का मैदानी भाग है। पश्चिम में इसकी सीमा बनाता है पूर्व में बघेलखंड का पठार है, जो कि दक्षिण ताप्ती नदी को पार करने पर प्रायद्वीपीय पठार प्रारंभ यहाँ पर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? तो देखिए यहाँ पे हमको बघेलखंड देखने को मिलेगा, मालवा महाकौशल जबलपुर के अंतर्गत देखने को मिलेगा, परंतु छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो आ इसका राइट आंसर है। यहाँ पे सभी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के भाग इस पठार के अंतर्गत आते हैं, और इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान देखने को मिलेगा, दक्षिण में महानदी देखने को मिलेंगी। इस पठार के नाम में नागपुर शायद यहाँ पर प्राचीन काल में राज करने वाले नागवंशी राजाओं से ये लिया गया है। तो छोटा नागपुर यानी कि नागपुर वाला एरिया नहीं, ये झारखंड और जो उड़ीसा, बिहार और इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। मेकल पर्वत जो है, मेकल पहाड़ियाँ है, विभिन्न नदियों का स्रोत है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसे वाटर सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको वाटर सेट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमको सा देखने को मिलेगा। वाटर सेट यानी कि जल ग्रहण कहा जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र माना जाता है नर्मदा, सोन, महानदी, ताप्ती, पांडु, कन्हार, रिहंद, बिजुल, गोपद, बनास उत्तरी दक्षिणी भाग की ओर जो है लगभग समानांतर रूप से बहती है। इन्होंने मेकल पर्वत श्रेणी की ओर जो है अपेक्षाकृत नरम घाटियों में विशाल जल द्रोणियाँ जो है उत्कीर्ण की है। नेक्स्ट जो है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश से लगती है? ठीक है, किस प्रदेश से लगती है, किसको स्पर्श करती है? तो ये जो है मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा है वो राजस्थान से, क्योंकि यहाँ 10 जिलों को टच करता है, और क्षेत्रफल की लंबाई के हिसाब से सबसे ज़्यादा किस में है? राजस्थान। दूसरे नंबर पर यूपी है, तीसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, और लास्ट में है जो है गुजरात है। तो इस प्रकार से आप क्रम भी याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखें तो ये देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा 10 जिले, यहाँ पे उसके बाद 14 जिले क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर आप देखें महाराष्ट्र है 9 जिले, यहाँ पे आपको 6 जिले देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको 2 जिले। तो देखिए क्रम है 1, 2, 3, 4 और ये 5। और जिलों की संख्या के हिसाब से देखिए पहले नंबर पर कौन आ रहा है? उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर जो है छत्तीसगढ़, और 5वें नंबर पर गुजरात आ रहा है। तो ये सभी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक सीमा इसकी जो है 1600 किलोमीटर यहाँ पे देखने को मिलती है राजस्थान से। उसके बाद दमोह का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए दमोह का जो प्राचीन नाम हम देखें तो ये टुंडीकेर इसका जो है प्राचीन नाम हुआ करता था। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और हिंदू पौराणिक कथाओं के राजा नल की जो पत्नी है दमयंती के नाम पर जो है इसका नाम दमोह पड़ा। दमोह नगर प्राचीन गोंडवानी जो कस्बा है वो एक प्रकार से जाना जाता था, और इसका प्राचीन नाम टुंडीकेर था। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर मैहर। मैहर को जो है संगीत राजधानी बोला जाता है मध्य प्रदेश की। ये जो है संगीत की नगरी यहाँ पे मतलब जो है प्रदेश की राजधानी, संगीत राजधानी इसको कहा जाता है। मैहर सतना जिले में स्थित है, और एक खूबसूरत धार्मिक नगरी भी है। मैहर में माँ शारदा का ऐतिहासिक मंदिर है, 108 शक्तिपीठों में से एक है, और यह पीठ जो है नरसिंह पीठ के नाम से भी जाना जाता है। मालवा की मतलब मालवा पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम यहाँ पे देखें तो सिगार है। और सिगार हम देखें तो सिगार जो है इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 881 मीटर है। सिगार चोटी महू के दक्षिण में स्थित है, तथा मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है जाना पाव देखने को मिलती है, इसकी ऊंचाई 854 है। तीसरी जो है घजरी देखने को मिलती है, और ये इसकी ऊंचाई 810 मीटर है। आगे देखें मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और जो रोलिंग पहाड़ियाँ है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हमको बुंदेलखंड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए बुंदेलखंड जो है मध्य भारत का प्राचीन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों से घिरा बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश के तथा उत्तर प्रदेश दोनों भाग मतलब दोनों राज्यों में यह पाया जाता है।
वर्तमान भौतिक शोधों या रिसर्च के आधार पर अगर देखें तो बुंदेलखंड को एक भौतिक क्षेत्र घोषित किया गया है और इसकी जो सीमाएं हैं इस प्रकार आधारित की गई है कि वह क्षेत्र जो उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य प्लेटों की श्रेणियों, उत्तर पश्चिम में चंबल और दक्षिण पूर्व में पन्ना अजयगढ़ श्रेणियों से घिरा हुआ है। बुंदेलखंड के नाम से यह जाना जाता है। उसके बाद देखिए विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी, तो विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी देखें तो गुडविल चोटी इसको बोला जाता है। ठीक है, गुडविल चोटी ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ देखिए विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर जिसे हम गुडविल चोटी के नाम से जानते हैं और जो समुद्र तल से 2467 फीट यानी कि 752 मीटर ऊपर स्थित है। गुडविल चोटी को कलुमार शिखर एवं कालुम्बू शिखर के रूप में भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सिंहरामपुर के निकट स्थित है, जो कि भांडेर या पन्ना पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार विंध्यों में अमरकंटक शामिल है, लेकिन आज यह मेकल रेंज का एक हिस्सा माना जाता है, जिसे सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस शहर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है? ऑलरेडी हमने पढ़ चुके, इंदौर को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के द्वारा सड़क मार्ग, रेल जो सेवा है, वायु सेवा सीधे मुंबई से जुड़े इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा है और सबसे आधुनिक तथा प्रदेश का सर्वाधिक जो है धनाढ्य यानी कि धनवान जो शहर इसको माना जाता है। वह जिला जो परित्यक्त शहर यानी कि अबेंडेंट जो सिटी के रूप में जाना जाता है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मांडू। अब मांडू होता क्या है? तो मांडू देखिए, मांडू के अंतर्गत देखें तो खूबसूरत शहर या जगह इसको बोला जाता है, जहाँ पर भयानक इतिहास और दीवारों के अंदर असामान्य तथ्य या अजीब रहस्य यहाँ छुपे हुए हैं। भारत में कई भूत शहर और गाँव जो अस्पष्टीकृत के रहस्यों के पूरा करने के कारण छोड़ यानी कि परित्यक्त दिया गया है। इन्हीं शहरों में मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि एक सुंदर जो पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। कई रहस्य यहाँ पे छुपे हुए और कई बार बर्बादी का मंजर भी यहाँ पे देखा गया है। इसके अतिरिक्त धनुषकोडी जो कि तमिलनाडु में है, विजयनगर कर्नाटक में है, फतेहपुर सीकरी आगरा में है, कुलधारा राजस्थान में है, गांधीकोटा आंध्र प्रदेश में, ये सभी जो है रहस्यमय यानी कि परित्यक्त शहर या एबेंडेंट जो सिटी के रूप में इसको जाना जाता है। मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान कौन सा है? तो पहला हमने देखे थे कौन सा है? धूपगढ़। धूपगढ़ के बाद जो है दूसरा चौरागढ़ है, तो राइट आंसर हमारा बा हुआ। और ये चौरागढ़ की जो ऊंचाई, पहली तो धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 है, चौरागढ़ की ऊंचाई 1326 मीटर यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, और महाशिवरात्रि पर यहाँ काफ़ी अच्छा मेला देखने को मिलता है। बुरहानपुर जिला किस साल स्थापित किया गया था? तो बुरहानपुर जिला जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर 2003 में ये देखने को मिलता है। 15 अगस्त 2003 में ये पूर्वी निमाड़ यानी कि खंडवा से अलग करके बनाया गया था। इसका मुख्यालय बुरहानपुर नगर है। बुरहानपुर नगर मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है और यह ईस्वी सन 1400 के आसपास राजकुमार नासिर खान द्वारा स्थापित किया गया था। 2003 में 3 जिले बनाए गए थे। खंडवा से बुरहानपुर बनाया गया, शहडोल से अनूपपुर बनाया गया, अशोकनगर बनाया गया गुना से। तो ये 3 जिले यहाँ पे बनाए गए थे 2003 में। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है? ठीक है, तो महत्वपूर्ण अक्षांश ये बीचों बीच से गुजरा है, जिसको बोला जाता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री। तो ये राइट आंसर इसका बा होगा। तो देखिए 14 जिलों से होकर गुजरा है और 8 राज्य भी हम देख सकते हैं भारत में। तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। परंतु मध्य प्रदेश के 14 जिले जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इनको आप जो है मैप में भी इंडिकेट करके देख सकते हैं। और यह उज्जैन शहर से निकलती है। इसी कारण जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने यहाँ वेधशाला बनवाई, जिसे जंतर मंतर भी कहते हैं, और यह खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? तो ये इसका राइट आंसर बुरहानपुर है। बुरहानपुर नीचे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ कहीं आपको बुरहानपुर देखने मिलेगा सबसे नीचे, तो इसको दक्षिण का द्वार कहा जाता है बुरहानपुर को। और ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित एक नगर है। खानदेश की राजधानी था। 14वीं शताब्दी में खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नासिर द्वारा इसको बनाया गया था। दुर्गम पहाड़ी स्थित असीरगढ़ का किला बुरहानपुर से 22 किलोमीटर और खंडवा से 48 किलोमीटर दूर है। खंडवा बुरहानपुर रोड पर स्थित है और आधार से इस किले की जो ऊंचाई है 259 यानी लगभग 260 मीटर के आसपास है। औसत समुद्र तल से 701 मीटर है और इसे गेटवे टू साउथ इंडिया या दक्षिण का द्वार या दक्कन का दरवाजा भी इसको कहा जाता है। उसके बाद हमारे जो बाकी की चीज़ें हम इसके बाद पढ़ेंगे, यानी दूसरा जो टॉपिक हमारा शुरू होगा। तो ठीक है, आप इनको जो है बार बार रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है।